हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक। वेलकम टू इन आरटीजे डिजिटल। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज मशीन डिज़ाइन का फुल टेस्ट डिस्कशन। और जिन्होंने क्विज नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं जो लोग, वो लोग ज़रूर से ज़रूर क्विज अटेम्प्ट करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है जहाँ से आप फ्री क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसी का वीडियो सोल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप एक बार क्विज दे लेंगे उसके बाद वीडियो सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ज़रूर से ज़रूर देखें। वन मंथ का पूरा शेड्यूल रहता है, उसी बिहाफ पे हम लोग क्विज लॉन्च करते हैं। तो क्विज स्टार्ट करते हैं। क्विज जो कि फुल टेस्ट हुआ था मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट का, और उसी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज टू बी कंसीडर्ड फॉर डिज़ाइन ऑफ अ डक्टाइल मटेरियल अंडर द साइक्लिक लोड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है बताओ सब लोग? साइक्लिक लोड। साइक्लिक लोड एक्चुअली फ्लक्चुएटेड लोड होते हैं, और फ्लक्चुएटेड लोड की अगर हम बात करें तो फ्लक्चुएटेड लोड में हमेशा एक बात सबसे ज़रूरी रहता है कि इस जगह पर लोडिंग स्टैटिक नहीं है। दैट इज़ नॉट द स्टैटिक लोड, नॉट स्टैटिक लोड। लोडिंग स्टैटिक नहीं है, ठीक है ना। ये फ्लक्चुएटेड लोड है, और फ्लक्चुएटेड लोड में जो फेलियर होता है, फेलियर अकर्स बिफोर यील्ड पॉइंट। बात समझ में आई सब लोगों को? तो यील्ड पॉइंट से पहले ही फेलियर अकर हो जाता है अगर हम बात करते हैं फ्लक्चुएटेड लोडिंग की। तो अब यील्ड पॉइंट अगर एक्चुअली बात करें तो यील्ड पॉइंट से पहले क्यों हो जाता है? बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें जो लोकल यील्डिंग होती है वो दोबारा से रिकवर नहीं करी जा सकती है, और उससे पहले ही फेलियर हो जाते हैं। जबकि स्टैटिक लोड में क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल स्टैटिक लोड से सब्जेक्टेड है, तो वहाँ पर यील्ड पॉइंट के बाद मटेरियल दोबारा से रीगेन करता है अपने फेलियर को, और फिर से अपने आप को मजबूत बनाता है और अल्टीमेट पॉइंट पे जाके फेल होता है। जबकि फ्लक्चुएटेड लोडिंग में क्या है कि वो यील्ड पॉइंट को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, उससे पहले ही फेल हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं सब लोगों को? तो ये बात ध्यान देनी है कि इन फ्लक्चुएटेड लोडिंग ductile material fails before yield point, बिफोर यील्ड पॉइंट। और अगर यील्ड पॉइंट से पहले ही फेल हो जा रहे हैं तो उस पॉइंट पर जो लिमिट होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसी को ही हम कहते हैं, बता सब लोग क्या? इंडोरेंस लिमिट या स्ट्रेंथ। और इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस होता है, इंडोरेंस लिमिट और इंडोरेंस स्ट्रेंथ। इसको मैं डिस्कस करूंगा आने वाले टाइम में। बट अभी जो ज़रूरी है वो ये है कि डायनामिक लोडिंग है या मतलब फ्लक्चुएटेड लोडिंग है सपोज दैट, तो डक्टाइल मटेरियल जो फेल होगा वो बिफोर यील्ड पॉइंट होगा, ठीक है ना। बट यही केस में हम बात करते हैं, बट इन स्टैटिक लोडिंग, बट इन स्टैटिक लोडिंग डक्टाइल मटेरियल फेल्स आफ्टर यील्ड पॉइंट। और अगर यील्ड पॉइंट के बाद में फेल हो रहे होते हैं तो वहां पर जो स्ट्रेंथ होती है वो हम कौन सी कंसीडर करते हैं बता सकते हैं? यील्ड स्ट्रेंथ। तो डिजाइन पर्पज से वहां पर हमारी यील्ड स्ट्रेंथ कंसीडर करी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। अब स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर की अगर बात करी जाए तो एक बात ध्यान देना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होता है। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर ज़्यादातर सबसे ज़रूरी होता है कंसीडर करना हो अगर हमें, तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट टास्क है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। बट इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? एक्चुअली स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर हमको ये बताता है कि विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस इसकी हेल्प से हम लोग करते क्या है? विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड एक्चुअल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन मेंबर। होता क्या है कि कंसंट्रेशन फैक्टर तब जरूरी होता है जब कहीं पर भी नोचेजेस हो या कोई भी एरिया रिमूव हो सरफेस में या बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर अगर हम फ्लक्चुएटेड लोडिंग लगा रहे हैं
तो उस सिचुएशन पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये हमको एक्चुअली जो नॉमिनल स्ट्रेस है उसे कहीं ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होती है, उस स्ट्रेस को कैलकुलेट करने में हमें मदद करता है। तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है जो हमारे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है, ये दो तरह के लिए समझाया गया है, एक फॉर स्टैटिक लोडिंग और फॉर फ्लक्चुएटेड लोडिंग। ठीक है, और फ्लक्चुएटेड लोडिंग में हम लोग इसी को ही बोलते हैं फटीग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। ठीक है ना। और इस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर को एक्चुअली देखा जाए तो यही हमारा कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर सबसे क्या होता है बताओ, इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी स्टैटिक लोडिंग में भी जो हम लोग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर पढ़ते हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई KT, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई द KF। और KT की वैल्यू सिंपल सी है, बहुत ही आसान, कि मैक्सिमम स्ट्रेस को निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस हमें निकालनी होती है डिवाइडेड बाई जो नॉमिनल स्ट्रेस है उस पर लग रही है, उसके रेशियो से हम लोग क्या करते हैं KT को डिफाइन करते हैं। तो KT इज द रेशियो ऑफ द सिग्मा मैक्सिमम एंड सिग्मा नॉमिनल। नॉमिनल सिग्मा नॉमिनल क्या है, दैट इज द कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। ठीक है ना, जैसे कि फोर्स अपॉन एरिया, इस तरह से हम लोग सिग्मा नॉमिनल निकाल लेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे KT का, तो हमें मैक्सिमम स्ट्रेस मिल जाएगा कितना होता है। उसी तरह KF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, KF इंडोरेंस लिमिट से निकाला जाता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फटीग लोडिंग में हम इंडोरेंस लिमिट पढ़ेंगे और स्टैटिक लोडिंग में हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडोरेंस लिमिट की हम बात करते हैं KF के लिए। और दो सिचुएशन पर देखो, दो सिचुएशन पर जब हमारे स्पेसिमेन में कोई भी नोचेजेस नहीं है, कोई भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, उस सिचुएशन की बात करें, और एक समय स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है उस सिचुएशन की बात करें, उन दोनों के कंपैरिजन से हम लोग KF को फाइंड आउट करते हैं। तो KF, अब जैसे चार ऑप्शन देखो सब लोग, इंडोरेंस लिमिट विदाउट स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन टू, इंडोरेंस लिमिट विद स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, इंडोरेंस लिमिट विद स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन टू, इंडोरेंस लिमिट विदाउट स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। तो कहीं ना कहीं इनके रेशियो से ही इस चीज को डिफाइन किया गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि KF को कैसे निकाल सकते हैं। एक बात समझना, जब भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो इंडोरेंस लिमिट जो होती है, अगर हमारा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो हमेशा इंडोरेंस लिमिट हमारी घट जाएगी। ठीक है ना, ये बात दिमाग में फिक्स रखना। क्या मैंने बताया कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो इंडोरेंस लिमिट क्या होती है, घटती है। ये बात बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि जल्दी फेलियर के चांसेस होंगे, कम स्ट्रेंथ पर ही मटेरियल फेल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब KF को डिफाइन करने के लिए हमें यही सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। पेपर में जैसे हम भूल गए तो कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखना कि एक समय हम लोग बात करने वाले हैं इंडोरेंस लिमिट ऑफ और इंडोरेंस लिमिट ऑफ। एक है नोच्ड स्पेसिमेन और एक है अननोच्ड स्पेसिमेन। ठीक है ना, या विद कॉन्सेंट्रेशन और एक विदाउट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, और अगर विद कॉन्सेंट्रेशन की बात करी जाएगी तो वहां पर इंडोरेंस लिमिट क्या होगी, कम होगी, और विदाउट बात करेंगे तो वहां इंडोरेंस लिमिट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इंडोरेंस लिमिट ऑफ अननोच्ड या विदाउट स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन और विद स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, और याद कैसे रखोगे, विदाउट ऊपर आएगा कि विद नीचे आएगा, इसी को रिमेंबर रखने का तरीका मैं बताया हूँ, ये वाला। ठीक है, अब इस हिसाब से जो ऊपर वाली वैल्यू है, ध्यान रखना, विदाउट वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, ये ज़्यादा होगी, मोर होगी, और ये वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लेस होगी। और ये चीज़ हम पहले से ही जानते हैं, नीचे लेस होता है और ऊपर क्या होता है, मोर होता है। क्योंकि KT हो चाहे KF हो, ये सब एक से क्या है, ज़्यादा। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होगा। तो जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वॉन मिसेस यील्ड क्राइटेरिया। अब वॉन मिसेस यील्ड क्राइटेरिया की बात करें तो दैट इज द थ्योरी ऑफ फेलियर, जिसको हम लोग मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं जब हम लोग मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के बारे में बातें करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी हम ये प्रूव करते हैं कि जो भी शेप होता है, शेप ऑफ जो भी हम क्राइटेरिया बना रहे हैं उसमें जो शेप होता है दैट शेप विल बी दी इलिप्स। तो ये शेप हमें रिमेंबर रखने हैं बिकॉज इतना इन डेप्थ एग्जाम में नहीं आता है, इसी वजह से मैं ज़्यादा उसको ले नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही सबके अपने अपने अलग अलग शेप हैं, ठीक है ना, अलग अलग थ्योरी के अपने अलग अलग शेप हैं। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दे रहा हूँ सभी थ्योरीज के अपने अपने शेप, जैसे कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, तो उसका शेप स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के बाद में मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी हो गई, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, सभी थ्योरीज के अपने इसी तरह से शेप्स होते हैं, ठीक है। तो जो ये दो कॉमन शेप हमें हमेशा क्या करने हैं, याद रखना है, एक प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए और एक शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए। ये वाला फिगर, पहला वाला फिगर, एक्चुअली ये फिगर आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में, और जो ये वाला फिगर है दूसरा वाला फिगर, ये आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में। ठीक है, और जो ये लास्ट फिगर है वो किस में आता है, इलिप्स, जो कि मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। उसको और डिटेल में डिस्कस कोर्स में मैंने किया हुआ है, तो वहां से आप सब लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को उसको सारे क्वेश्चंस भी देखने हैं, बट जितना जरूरी है उतना मैंने बता दिया, ठीक है ना। आगे देखते हैं सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। The designation of M33 into 2 volt means। अब M33 into 2 ये एक डेजिग्नेशन है जिसमें हम लोगों को पता होना चाहिए कि M33 into 2 में दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या है। 33 क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 क्या, कहीं ना कहीं 33 की अगर बात करी जाए तो ये आउटसाइड डायमीटर रिप्रेजेंट करता है बोल्ट का, और 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द पिच, वो भी mm में, और ये भी mm में। mm क्यों, क्योंकि ये m मैट्रिक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखना इस हिसाब से 33 mm और 2 mm पिच हो जाएगा। एलन बोल्ट्स क्या होते हैं, अब एलन बोल्ट्स बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, एक ऐसा बोल्ट होता है जिसका हेड में हेक्सागोनल टाइप का शेप बना होता है। बोल्ट इस तरह का है कि उसका अपना सैंक है, उसके बाद अपना उसका खुद का हेड है, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब इस हेड में एक अंदर की तरफ, हेड में इसमें एक अंदर की तरफ क्या है, इस तरह से इस बोल्ट को बनाया गया, ठीक है ना। अब इसका जो ये ऊपर वाला पोर्शन जो देख रहे हैं हम लोग, साइड से अगर देखेंगे इसको, इस तरफ से देखेंगे तो दैट इज द हेक्सागोनल। मेरी बात समझ गए, तो मतलब जो थ्रूली अगर हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो दैट इज द डिप्रेशन, या हम कह सकते हैं अंदर गहराई की तरफ जब जाएंगे तो हॉलो होगा, हॉलो मतलब होल होगा एक, और वो कैसा होल होगा, या बोर कह सकते हो, अंदर हो गया है, इसके हेड में बोर हो गया है,
और बोर कैसा बोर है, हेक्सागोनल टाइप बोर है। तो हमारे पास एलन की होती है, वो यूज करी जाती हैं। अब तुम सब लोगों ने एलन की तो देखी होगी कि कुछ इस तरह से कीज होती हैं, बिल्कुल इसी तरह के शेप की होती हैं, ऐसी, है ना, बिल्कुल इसी तरह की एलन की होती हैं, जिनको क्या करते हैं हम लोग इसी के अंदर इंसर्ट करते हैं और घुमाते हैं, जिससे कि ये हेड क्या होता है, घूमता है, और हम उससे इजीली क्या कर सकते हैं, बोल्ट को खोल सकते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा सा फिगर्स में देखना पड़ेगा, यू कैन विजिट दी गूगल, एलन बोल्ट्स कैसे दिखते हैं, प्रोवाइड विथ हेक्सागोनल डिप्रेशन इन हेड। नेक्स्ट देखते हैं सब लोग क्वेश्चन, बॉयलर सेल। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। बॉयलर सेल को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है, तो देखो कैसे मैच करेंगे। अगर बात करी जाए बॉयलर सेल की, तो बॉयलर सेल हमेशा, जब भी बॉयलर सेल में हम लोग जो जॉइंट्स यूज करते हैं, वो कौन से जॉइंट्स यूज करते हैं, रिविट जॉइंट यूज करते हैं। मरीन साफ्ट कपलिंग की अगर बात करी जाए, तो वहां पर बोल्ट जॉइंट्स यूज किया जाता है। क्रॉस हेड एंड पिस्टन हेड की बात करी जाए, तो वहां पर, और ऑटोमोबाइल्स की बात करें, क्रॉस हेड और पिस्टन रॉड के बीच में जो जॉइंट यूज होता है, दैट इज द नकल जॉइंट, सॉरी, दैट इज द क्वार्टर जॉइंट ऑब्वियसली। और ऑटोमोबाइल बॉक्स या जो गियर बॉक्स वगैरह होता है, उन सब में स्प्लाइंस यूज करते हैं। तो इस हिसाब से हम डी को 4 से मिलाएंगे, और डी को अगर 4 से मिलाया जाए तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, मतलब ये और ये रॉन्ग हो चुके हैं, बी और सी ही सही होगा। ए को हमको मिलाना है 3 से, तो इस हिसाब से हमारे पास सिंपल ऑप्शन बी क्लियर दिख रहा है। तो अब इस बिहाफ को हम लोग, यही कंसेप्ट होता है मैचिंग का, हमेशा दिमाग लगाना इसी तरह, जो क्लियर है उसको पहले क्लियर करेंगे, फिर बाद में उसके बाद हम देखेंगे जो हमें सिंपल लग रहा है, अगर उसमें डिफरेंस है तो इस हिसाब से हमारा जो सी वाला ऑप्शन है, उसमें जो क्लियर है वो कौन है बताओ, क्वार्टर जॉइंट। ठीक है, नकल जॉइंट को किसी के साथ भी मैच नहीं करना। तो जो आईसी इंजन में क्रॉस हेड और पिस्टन रॉड वगैरह यूज होती हैं, उसमें जो जॉइंट यूज करते हैं वो क्वार्टर जॉइंट होता है, और बॉयलर सेल में रिविट जॉइंट, और मरीन साफ्ट कपलिंग में बोल्ट जॉइंट यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक एप्लीकेशन एग्जांपल्स हैं। The shear strength of the steel plate is 60 megapascal. What should be the blanking force required to produce a blank of 50 mm diameter from the 1.5 mm thick sheet? अब देखो इधर एक सीट है जिसकी स्ट्रेंथ दी गई है सब लोगों को, इसकी जो सीट की जो अपनी स्ट्रेंथ है वो 600 मेगा पास्कल है, इसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, What would be the blanking force required to produce a blank? अभी हमें इस पे ब्लैंकिंग फोर्स अप्लाई करना है, फोर्स अप्लाई करना है F to produce a 50 mm diameter and 1.5 mm thick sheet blank। हमें ब्लैंक प्रोड्यूस करना है, जिसमें ये मोटाई होनी चाहिए 1.5 mm की, और जो डायमीटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 50 mm का। तो सिंपल सी बात है, इस पर एक शियर स्ट्रेस आएगा ऊपर की तरफ, और जिसके अगेंस्ट ही हमें काम करना है, और उस शियर स्ट्रेंथ को पेपर में हमें दिया गया है कि उसकी यील्ड शियर स्ट्रेंथ कितनी है, 600 मेगापास्कल। तो सिंपल सी बात है, फॉर ब्लैंकिंग, ब्लैंकिंग कब पॉसिबल है, फोर्स इतना ज़्यादा फोर्स लगाए, इतना फोर्स लगाए कि जो स्ट्रेस डेवलप हो उसमें, वो उसकी स्ट्रेंथ से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर स्ट्रेंथ से ज़्यादा है तो हमेशा वो फेलियर हो जाएगा। तो स्ट्रेस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, शियर एरिया इनटू स्ट्रेंथ। फोर्स हमें मिल गया इनटू शियर एरिया, स्ट्रेंथ दी गई है सब लोगों को 600 मेगा पास्कल, और शियर एरिया दिया गया है। शियर एरिया यही वाला एरिया होगा, शियर एरिया जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, सब लोग को दिख रहा होगा कि इसका जो सर्कमफेरेंशियल एरिया है, जब इसको इसको ऐसे फैला देंगे तो दैट इज द पाई इंटू डी, दैट इज द टी। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग को पाई डी टी इसका सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो पाई इंटू डी है 50 mm, और थिकनेस है 1.5
mm, ठीक है ना। तो यहाँ से f का वैल्यू आ गया जो ज़्यादा होना चाहिए 60 इंटू पाई इंटू 50 इंटू 1.5। तो सॉल्व करके आंसर वैल्यू आ जाएगी इसकी यहाँ से 600 इंटू पाई इंटू 50 इंटू 1.5। तो आंसर आ गया 141,371.66 न्यूटन आएगा ये। और इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से तो 141 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो आंसर आ गया इसका 141.3 किलो न्यूटन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ओवरहॉलिंग कंडीशन ऑफ स्क्रू। अब स्क्रू जैक में ओवरहॉलिंग के बारे में अगर बात करें तो ओवरहॉलिंग और सेल्फ लॉकिंग दो कंडीशंस होती हैं स्क्रू जैक में। तो याद रखना फॉर लिफ्टिंग ऑफ लोड लिफ्टिंग के लिए जो P रिक्वायर्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है स्क्रू जैक में W10 अल्फा प्लस 5, ठीक है ना। और फॉर लोवरिंग ऑफ लोड जो P रिक्वायर्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है W10 5 माइनस अल्फा, ठीक है। अब यह इस चीज के बारे में थोड़ा सा गौर से समझो। ओवरऑलिंग का मतलब क्या होता है? ओवरऑलिंग का मतलब है कि ऑटोमेटिक लोवरिंग विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के लोड क्या हो जाए ऑटोमेटिकली स्लिप होने लगे, या यूं कह सकते हो कि लोवर होने लगे। जैसे मैं स्क्रू जैक से किसी कार को लिफ्ट करूं और उसके बाद स्क्रू जैक हटा दूं और स्क्रू जैक ऑटोमेटिकली राउंड करके और उस लोड को लोवर कर दे। ऐसी कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ओवरहॉलिंग सिचुएशन होती है। अब ओवरहॉलिंग क्यों होती है? बिकॉज इस ओवरहॉलिंग में जो ये पी रिक्वायर्ड है लोवरिंग वाला, ठीक है ना, ये निगेटिव हो जाता है। और निगेटिव तभी पॉसिबल है जब अल्फा की वैल्यू 5 से क्या हो, ज्यादा हो। समझ गए सब लोग? और अगर अल्फा 5 से ज्यादा होगा तो लोवरिंग होगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली बिना किसी एफर्ट के वो चीज लिफ्ट कर लोअर कर जाएगी। तो इस बिहाफ पे अगर हम लोग देखते हैं जो ऑप्शन दिए गए कि फ्रिक्शन एंगल और हेलिक्स एंगल का कंपैरिजन कर रहा है, तो अल्फा और फाई, अल्फा हमारा हेलिक्स एंगल होता है और फाई हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, या फ्रिक्शन एंगल भी। तो इस बिहाफ पर देखोगे कि हेलिक्स एंगल क्या है, या फ्रिक्शन एंगल हमारा कम है और हेलिक्स एंगल ज़्यादा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रिक्शन एंगल कम और हेलिक्स एंगल ज़्यादा। लेकिन यही सेल्फ लॉकिंग होती तो उल्टा हो जाता, ठीक है। तो इसी में मैं लिख दे रहा हूँ फॉर सेल्फ लॉकिंग कंडीशन अल्फा का मान 5 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है ना। If the ratio of the diameter of the rivet hole to pitch of rivets is 0.25 then tearing efficiency of the joint is। अब जॉइंट की टीयरिंग इफिशियंसी पूछ रहा है कितनी होगी। तो अगर हम इफिशियंसी टीयरिंग इफिशियंसी की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट कि हमें जो स्ट्रेंथ है प्लेट की वो देखनी है विदाउट एनी, बिना किसी रिविट के जो सीट होगा या प्लेट होगा उसकी जो अपनी स्ट्रेंथ है वो, और टीयरिंग सिचुएशन पे जो उसकी स्ट्रेंथ है वो, ठीक है ना। दोनों के रेशियो से ही हम लोग क्या करेंगे, टीयरिंग इफिशियंसी निकालते हैं। तो इस बिहाफ पर हमें क्या करना है कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट विदाउट रिविट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट विथ रिविट, रिविट होल के साथ में स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम एक होल लेते हैं तो दैट विल बी दी
P minus D into T, that is the area, और इनटू मल्टीप्लाइड बाई द, जो हमारा स्ट्रेंथ है वो फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू में है, न्यूटन पॉइंट ऑफ व्यू में है, मल्टीप्लाइड बाई दी जो स्ट्रेंथ है उसकी सिग्मा टी डिवाइडेड बाई। अब जब कोई भी होल नहीं होगा तो वहां पर सिंपल सी बात है, हम लोग पिच इंटू टी इंटू सिग्मा टी ले लेंगे, और इस बिहाफ पर अगर हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो P माइनस डी अपॉन P आता है, और वो इफिशिएंसी पेपर में दी गई है, पूछी जा रही है, सॉरी, दैट इज द D बाई P 1 माइनस। अब यहाँ पर देखो सब लोग, डायमीटर ऑफ रिविट होल एंड पिच का रेशियो दिया गया 0.25, तो इस बिहाफ पर इफिशिएंसी कितनी आ गई बताओ, 0.75, मतलब इफिशिएंसी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 75%। तो एक बार रिविट नहीं होती प्लेट में तो प्लेट की जो स्ट्रेंथ होती वो, रिविट है तो उस प्लेट की जो स्ट्रेंथ है वो, उनका रेशियो ही टीयरिंग इफिशिएंसी होगी, ठीक है ना। और ये P माइनस डी इंटू टी क्या है, ये सबको पता होना चाहिए कि अगर प्लेट पर रिविट बना हुआ है तो प्लेट की थिकनेस T है, यहाँ पर फेलियर होगा, और अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बीच में पिच है P, तो उसमें से हमें ये वाली डिस्टेंस हटा देनी है क्योंकि हमें यही केवल चाहिए, दैट इज द P माइनस डी, और जो थिकनेस है वो कितनी है T। बात समझ नहीं आ रही सब लोगों को, तो उस हिसाब से हम लोगों ने क्या लिया है बताओ, P माइनस डी इंटू टी, एरिया है, दैट इज द एरिया, टीयरिंग एरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिविट्स इन द एडजेसेंट रोज ऑफ द जिगजैग रिविटिंग इज नोन एज। अब जिगजैग रिविटिंग का मतलब क्या है कि इस तरह से रिविट्स हैं, एक रिविट यहाँ लगी, 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 दैट इज द जिगजैग रिविटिंग। ठीक है, तो इस सिचुएशन पर जो पिच की हम बात करने वाले हैं एडजेसेंट रोज में, तो ये फर्स्ट रो है हमारा, ये सेकेंड रो है, तो इस एडजेसेंट रो में जो जिगजैग रिविट है, जैसे इसके सामने ये वाला रिविट है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को ही हम लोग कहते हैं, इसी डिस्टेंस की बात कर रहा है, सेंटर डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो दैट इज द डी विच इज द डी या पी कह सकते हैं, पिच है ये, और पी डी बोलते हैं वैसे इसको, दैट इज द पी डी विच इज द डायगोनल पिच। ठीक है, इस पिच को हम लोग बैक पिच कहते हैं, और सिंपल पिच तो पता ही है सब लोगों को, ये पिच होती है, दैट इज द पिच पी। ठीक है, a fillet weld, the weakest area of the weld is, ठीक है, तो जो ये एरिया, ये जो पर्टिकुलर चीज आ रही है, दैट इज दी थ्रोट, और दीज आर द लेग। ठीक है, अगर हम इसको टी बोल दें, इसको टी बोल दें, उसको एच बोल दें, तो जो इस तरह से यहाँ पर भी इस तरह से एच, तो जो ये वाला एरिया होगा वो इस बेस एरिया से और इस टॉप वाली सरफेस वाली एरिया से सबसे कम एरिया होता है, ठीक है ना, बिकॉज दैट एरिया इज द मिनिमम एरिया, और इस मिनिमम एरिया पर ही स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो हम हमेशा जब भी कभी भी फोर्स अपॉन एरिया या कुछ भी यूज करेंगे तो हम थ्रोट एरिया ही यूज करेंगे, और थ्रोट एरिया में कुछ नहीं, दैट इज द लेंथ ऑफ वेल्ड, वेल्ड की कितनी लेंथ है, ठीक है ना, और एच इसका थ्रोट है, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एरिया जो मिलता है हमें थ्रोट एरिया, बहुत आसान होता है, एच इंटू एल कर देते हैं। ठीक है, तो आगे मैं इसके बारे में डिस्कशन करूँगा, तो आंसर हमारा सी हो गया।
The permissible stress in a fillet weld is 100 Newton per mm square. The fillet weld has equal leg length of 15 centimeter each. The allowable shear load on per centimeter length of weld is. अब एक बात ध्यान देना यहाँ पर कि जो हमारी परमिसिबल स्ट्रेस है इतनी है और हमको क्या करना है, अलाउबल शियरिंग लोड बताना है। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को क्या करना है कि जो लोड की वजह से शियर स्ट्रेस आ रहा है, तो हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालेंगे पहले, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विच इज दी अलाउएबल, या हम वही बात करने वाले मैक्सिमम लोड की, अलाउएबल शियरिंग लोड, इसी को ही मैक्सिमम शियरिंग लोड भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय द शियर एरिया। और ये जो शियर एरिया हम कंसीडर करेंगे दैट इज द थ्रोट एरिया। ठीक है, तो इस लोड के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको हमने पीएस बोल दिया। और दैट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए बताओ, परमिसिबल स्ट्रेस से, जो पेपर में दी गई है 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो अगर ये 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर के है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, डिवाइडेड बाई एच इंटू जो लेंथ ऑफ द वेल्ड होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो पी एस बराबर हमारा आ जाएगा 100 इंटू एच इंटू एल। अब एच यहां समझने वाली बात है, एच क्या चीज है, एच इज द थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस, इस एच के बारे में बात कर रहे हैं, और ये हमारा लेग है, और दोनों की सिमिलर वैल्यू दी गई है पेपर में 15 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, बट ये एंगल जब देखा गया कैलकुलेशन के बाद में तो दैट इज कन्वर्टेड इन बाय द 45 डिग्री। समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं कि h की जो वैल्यू है वो t के साथ में इजीली मैनेज कर लेते हैं साइन 45 लगा के। तो यहाँ पर जो हमें लोड की वैल्यू चाहिए या h का वैल्यू जो चाहिए वो एक्चुअली t का √2 टाइम्स, मतलब एक तरह से कह सकते हैं 0.707 t के बराबर होता है हमारा h थ्रोट थिकनेस 0.707 t। ये याद रखना है सब लोगों को, ठीक है। तो इस बिहाफ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कि 0.707 t के बराबर अगर h है तो पी एस किसके बराबर आ जाएगा 100 इंटू 0.707, मतलब एक्चुअली t बाई √2 है, ठीक है ना। सो 100 इंटू 0.707 और मल्टीप्लाइड बाई टी कर देंगे, और एल हमारे पास नहीं है, एल को हमें यहाँ डिवाइड करना है क्योंकि हमें लोड पर यूनिट लेंथ में बताना है, ठीक है। तो 100 इंटू 0.707 इंटू 15 सेंटीमीटर, लोड देख लेते हैं, लोड का यूनिट किलो न्यूटन में आ रहा है, और जो हमारा लेंथ है एक्चुअली में वो लेंथ हमको दिया गया है, बोला गया है कि पर सेंटीमीटर लेंथ है, बताओ। तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू पुट टी इन सेंटीमीटर बिकॉज एल इज इन सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर में यहाँ रख सकते हैं। सेंटीमीटर रख रहे हैं बिकॉज लोड हमारा सेंटीमीटर में ही आ रहा है पर सेंटीमीटर में। तो यहाँ से हमारा पी एस बाई एल आ जाएगा 15 इंटू 0.707 इंटू 100, तो आ जाएगा 1060.5 न्यूटन, डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो हो जाएगा 1.06 किलो न्यूटन। अकॉर्डिंग टू दिस there will be no option is correct, so you have to notice this. The answer will be 1.06 kilonewton if 15 is in centimeter, but according to me that should not be the in centimeter. इसमें करेक्शन एक कर लेना चाहिए सब लोगों को कि ये 15 सेंटीमीटर जो होगा वो 15 mm होगा, ना कि सेंटीमीटर होगा। ये थोड़ा करेक्शन है इसमें, 15 सेंटीमीटर को 15 mm करना है, तभी हम रेलिवेंट आंसर ला सकते हैं, और पॉसिबल भी है क्योंकि वो चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, mm में ही रहेगी। तो अगर ये mm में है तो mm में होने की वजह से 15 mm में आएगा, तो ये हमारा न्यूटन पर mm आएगा,
और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10.606 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर सी सही हो जाएगा, बशर्ते हमारा 15 mm होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग की ट्रांसमिट्स पावर थ्रू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ओनली? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से केवल पावर ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि इसमें एक तरफ ही स्लॉट काटा जाता है, और विच इज दी सैडल की ही एक ऐसा की है जिसमें पावर ट्रांसमिशन ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, स्क्वायर की ऑफ साइड d/4 length L is used to transmit the power T, the torque T from shaft to diameter D. Hub of the pulley, assuming the pulley and average shear stress developing the key is given by. तो अगर हमारा जो की है वो स्क्वायर की है कुछ इस तरह से, ठीक है, स्क्वायर की तरह बना लिया हम लोगों ने इसको, और इसका जो साइड है वो d/4 है, दैट इज अ d/4, दैट इज अ d/4, और जो लेंथ है वो कितनी है, l है। और साफ्ट और हब की बात करी जाए तो ये हमारा साफ्ट है और ये हमारा हब है, इनके बीच में इस स्क्वायर की को ऐसे लगा दिया गया। और ध्यान देना कि ये जो डायामीटर है, साफ्ट का डायामीटर है वो d, और फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा वो यहाँ पर ऐसे एक्ट कर रहा होगा जो साफ्ट को घुमाएगा, मतलब हब और साफ्ट के बीच में फोर्स आएगा, रेजिस्टिंग फोर्स। और जो टॉर्क की हम बात करने वाले हैं, टॉर्क टी, वो सिंपल सी बात है, एफ इंटू दिस डिस्टेंस होगी, दैट इज द d/2, एफ इंटू d/2। तो टॉर्क के बीच में और फोर्स के बीच में जो रिलेशन आ गया वो हमें पता चल गया 2t/d। यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही इसीलिए मिस्टेक होती है बच्चों से, क्वेश्चन बनता नहीं, ये आंसर एफ के टर्म्स में वो लाते हैं और एफ को टी से कोरिलेट नहीं करते हैं। अब एफ बहुत इजी है, एक बात समझना है, यहाँ पर सीयर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, मतलब हम सीयरिंग फेलियर की बात कर रहे हैं। अब हमारा कोई की अगर इस तरह से होगा, ठीक है, तो जो इसका ये वाला पोर्शन है, तो अब इस स्क्वायर की में जो ये वाला एरिया आप सब लोग देख रहे होंगे, दैट इज एरिया, ये सीयर हो जाता है, मतलब आधी आधी जो की होगी और ये आधी की फोर्स की वजह से ये इधर साइड चली जाएगी और इधर साइड चली जाएगी, आधी हब में रह जाएगी और आधी साफ्ट में चली जाएगी। तो ये सीयर एरिया ही हमारा इंपॉर्टेंट है जिस पर हमारा सीयर स्ट्रेस आता है। तो जो सीयर स्ट्रेस आता है दैट इज द फोर्स जो हम लगा रहे थे वो डिवाइडेड बाई सीयर एरिया। अब सीयर एरिया कितना होगा, सिंपल सी बात है, लेंथ एल दी गई है और ये है d/4, तो d/4 इंटू में एल, ये सीयर एरिया हो गया। अब पेपर में यही बोला गया है कि हम एवरेज सीयर स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, तो इसी स्ट्रेस को हम लोग को निकालना है, 4f/dl, और f बराबर हम जानते हैं कि 2t/d होता है, तो 8t/d² l आ जाएगा। तो आंसर कौन सा सही है बताओ, 8t/d², विच इज दी सी, सी इज द करेक्ट आंसर। Which key permits the axial movement as well as transmits a turning movement both?
दीज आर द टाइप्स ऑफ की, इजिली सब लोग थ्योरी में है सारी चीजें, तो टाइप ऑफ की सबको अच्छे से पढ़नी है। फेदर की हमारा एग्जांपल है इस चीज का, जिसमें हम लोग एक्सियल मूवमेंट भी देख लेते हैं इसमें, और साथ ही साथ में क्या है बताओ हमारा रोटेशनल, मतलब ट्रांसमिटिंग द मूवमेंट, दोनों पॉसिबल है इसमें। फॉर की इक्वली स्ट्रॉन्ग इन सीयरिंग एंड क्रसिंग। अब की में दो ही फेलियर होते हैं, या तो सीयर फेलियर जैसा मैंने अबव एग्जांपल में बताया, और क्रशिंग में जो एरिया पार्टिसिपेट करता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारा सीयरिंग स्ट्रेस तो हम लोग को पता ही चल चुकी है कितनी होती है बताओ, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन सीयर एरिया। तो फोर्स सीयर एरिया सबको पता है क्या होगी, विड्थ इनटू एल। ठीक है, ओके। तो हमारा ये एक विड्थ है और ये हमारी डेप्थ है जो हमारी की है, ठीक है ना। तो सीयर प्लेन हमारा ये वाला प्लेन सीयर प्लेन, लेकिन क्रसिंग में ये प्लेन हमारा क्रस हो रहा होता है, ये चीज हमारी क्रस हो रही होती है। बात समझ गए, मतलब अगर हम लोग इस तरह से देखें तो आधा पोर्शन जो ये वाला है, ये एरिया क्या हो रहा होगा, इस तरह दब रहा होगा। तो इस एरिया को कैसे निकाल सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस होगी डी बाई, जो डेप्थ है उसका आधा, और लेंथ कितनी है एल। तो क्या हो जाएगा बताओ, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी वो फोर्स अपॉन एरिया आएगी। फोर्स वही लग रहा है बट एरिया यहाँ पर क्रसिंग एरिया होगा, और वो होगा डी बाई टू इंटू एल। अब दोनों इक्वल लग रहे हैं ऐसा पेपर में कहा जा रहा है। जो क्रसिंग स्ट्रेस एक्चुअली है सिग्मा सी जो है वो 2 टाइम्स है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की। तो एफ बाई डी बाई टू इंटू एल बराबर 2 इंटू एफ बाई बी इंटू एल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बी और डी आपस में बराबर आ जाएंगे। विड्थ और थिकनेस या डेप्थ, यहाँ डेप्थ ध्यान रखना, दैट इज द थिकनेस ऑफ द की, so that will be the D answer. Which of the following shape of the boundaries of the maximum distortion energy theory? Ellipse मैंने सेकेंड एग्जांपल में ही बताया था। The ratio of yield shear strength to the yield tensile strength in maximum distortion energy theory। ये डाटा याद रखने सब लोगों को कि जो yield shear strength होता है SYS और yield tensile strength ratio होता है, that is the 1/√3। ये किसमें है बताओ, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। और यही रेशियो हमारा 1/2 के बराबर भी होता है, बट थ्योरी तब होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच थ्योरी इज बेस्ट फॉर द डक्टाइल मटेरियल। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी टिक लगा देते हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सही होगा डी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। उसका मैं कारण बता देता हूँ, क्योंकि डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ज़्यादा एक्यूरेट थ्योरी है कंपेयर टू द शियर स्ट्रेस थ्योरी, क्योंकि इसमें मोर हमारे पास में एक रेंज है जो कवर हम कर सकते हैं सेफ जोन के लिए, बिकॉज ऑफ द इलिप्स। अगर हम बात करें सेफ जोन की शियर स्ट्रेस थ्योरी में, तो ये जो डायग्राम देख रहे हो सब लोग, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का शेप है, ठीक है ना। जबकि बात करी जाए अगर मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी की, तो वो जो शेप आता है वो क्या आता है बताओ, ये मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का। तो इसका इसका जो एरिया है, एरिया जो है इसका इज मोर, ज्यादा एरिया मोर होने की वजह से एक्यूरेट रिजल्ट जो मिलते हैं हमें वो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। तो बेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा जो है डक्टाइल मटेरियल के लिए
वो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ही है, ठीक है ना। वैसे बेसिकली बहुत कौन सा यूज करते हैं, तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं मैक्सवेल स्ट्रेस थ्योरी रेप्टाइल के लिए, ब्रिटिल के लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, वो एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी इज यूज्ड फॉर द डक्टाइल मटेरियल। मॉड्यूल ऑफ द गियर व्हील ऑफ सर्कुलर पिच 6 पाई एज। अब सबको पता होना चाहिए कि मॉड्यूल और पिच के बीच में क्या रिलेशन होता है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं मॉड्यूल और पिच के बीच रिलेशन। तो याद रखना पहले तो पिच होती क्या चीज है, पिच सबको पता होना चाहिए कि जो हमारा पाई डी है, पाई डी उसमें कितने नंबर ऑफ टीथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमको मिल जाता है, विच इज द पिच। एक तो ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे सब लोग। दूसरा एक चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान रखना, जो रेडियस होती है वो mt/2 के बराबर होती है। इन दोनों रिलेशन से हमेशा एक बात तुम्हें याद रहेगी, कभी भूलेंगे नहीं हम लोग, क्या चीज, कि जो डायमीटर है वो mt के बराबर है ना, और d/t जो है वो p/पाई के बराबर है। तो यहाँ से मॉड्यूल बराबर क्या आ गया, एम पाई, या सॉरी पिच बराबर आ गया पाई एम या एम पाई, ठीक है। वैसे भी याद रख सकते हैं डायरेक्टली भी, और जिसे मॉड्यूल फॉर्मूला इस तरह याद रखना तो वैसे भी याद रखना, पिच बटे पाई, और पिच 6 पाई दी गई, तो आंसर आ जाएगा 6 मॉड्यूल, 6 इज द करेक्ट आंसर। फॉर एन इनवॉल्यूट गियर द रेशियो ऑफ द पिच सर्किल रेडियस टू द बेस सर्किल रेडियस। अब इसको कैसे समझेंगे, सपोज दैट ये 2 गियर्स हैं और इनके सेंटर्स हैं, ठीक है ना। इनको अगर हम आपस में मिला दें, ये इनकी बेस सर्किल रेडियस है, दैट इज द आरबी, पिच का पिनियन का है, और या इसका बेस सर्किल रेडियस जो होगा वो गियर का बेस सर्किल रेडियस है। अब एक बात समझो सब लोग, हम इन पर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और ये जहाँ कट करते हैं वही हमारा पिच पॉइंट होता है, और इसको लेके एक सर्किल बनाते हैं, दैट इज द पिच सर्किल, ठीक है। तो जो ये रेडियस होगी पी से लेकर ओ पॉइंट तक की, ये डिस्टेंस जो होगी दैट इज द पिच सर्किल रेडियस आर पी, वो आर बी, ठीक है। और जब पिच सर्किल पर टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट ऑन पिच सर्किल, तो पिच सर्किल का टेंजेंट और जो ये बेस सर्किल का टेंजेंट है उनके बीच जो एंगल बनता है उसको हम फाई कहते हैं, दैट इज द प्रेशर एंगल, और ये फाई कहीं इस फाई के बराबर होता है। ट्रायंगल हमारा कुछ ये आता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये एंगल फाई होता है, ये पिच सर्किल रेडियस और ये बेस सर्किल रेडियस। तो अगर हम लोग कॉस फाई लगाएंगे तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और आधार होगा हमारा आर बी और कर्ण होगा हमारा आर पी। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि रेशियो पिच सर्किल का बेस सर्किल के साथ, तो उल्टा रेशियो पूछ रहे हैं, आर पी बटे आर बी पूछ रहे हैं, तो दैट विल बी दी 1/cos फाई विच इज इक्वल टू द सेक फाई। तो जो इसके हिसाब से आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इन स्पर गियर लेविस इक्वेशन इज अप्लाइड। अब एक्चुअली जो लेविस इक्वेशन होती है वो उसका एक ही मकसद है, बीम स्ट्रेंथ या गियर की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो किसके बराबर होता है देखते हैं। तो बीम स्ट्रेंथ एक्चुअली डिफाइन करी गई है सर्टेन फोर्स के रिगार्डिंग कि कितना मैक्सिमम फोर्स कोई टीथ सह सकता है, टेंजेंशियल लोड कितना सह सकता है। तो अगर कोई टेंजेंशियल लोड सह रहा है उस समय जब बेंडिंग स्ट्रेस उस पर सिग्मा बी हो, बी इंटू पाई इंटू एम इंटू स्मॉल वाई, y is the Lewis form factor, ठीक है, और दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेस। बट जब f हमारा जब हमारा सिग्मा b जब क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तब उस समय f जो होगा वो हमारा SB बन जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग बीम स्ट्रेंथ।
अब एक बात ध्यान देना, इसी बीम स्ट्रेंथ के बिहाफ पर डिजाइन होता है कि गियर फेल होगा कि नहीं फेल होगा, ठीक है ना। तो ये बीम स्ट्रेंथ एक्चुअली जो है वो बहुत ही डिफाइन करी गई है सर्टेन स्ट्रेस लेवल के लिए, और वो स्ट्रेस लेवल अब आ रहा है मैक्सिमम स्ट्रेस जो सह सकता है कोई भी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये बीम स्ट्रेंथ दो बातों पर डिपेंड कर रही है। एक बात डिपेंड कर रही है किस पर, सिग्मा बी पर, और एक है हमारा वाई पर, ठीक है। तो अगर केस ऐसा है कि फॉर सेम मटेरियल जो स्मॉलर गियर होता है वो वीक होता है, ठीक है ना, स्मॉलर गियर वीक होगा, तो इसी के बिहाफ पर हम डिजाइन करेंगे। लेकिन अगर मटेरियल डिफरेंट है, फॉर डिफरेंट मटेरियल, अगर मटेरियल ही अलग अलग है, तो उस सिचुएशन पर हमें देखना होता है कि बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू और वाई पिनियन का देख लिया, ठीक है, और सिग्मा भी मैक्सिमम देख लिया हमने, और वाई का वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन देख लिया गियर के लिए। अब गियर अगर इसमें कम है तो हम लोग कौन, पिनियन हमारा वीक होगा, तो हम इसके भी आप पर डिजाइन करेंगे, बात समझ गए। और अगर ऐसा हुआ कि सिग्मा भी मैक्सिमम और वाई का प्रोडक्ट जो पिनियन के लिए आया है वो ज्यादा निकल गया, सिग्मा वी की मैक्सिमम वैल्यू और वाई का प्रोडक्ट गियर से, तो हमारा गियर वीक हो जाएगा। जो वीक होगा उसके भी आप पर डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो अप्लाई किया था टू वीक ऑफ द पिनियन और गियर, जो इन दोनों में कमजोर होगा उस पर ही अप्लाई करेंगे लगे सिचुएशन। मटेरियल सेम है अगर तो पिनियन पर ही हमेशा करेंगे, अदरवाइज जो कमजोर होगा उस पर करेंगे। कंडीशन ऑफ द सेल्फ लॉकिंग अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया सब लोगों को, जो मैं भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था सेल्फ लॉकिंग और ओवरहॉलिंग का। ओवरहॉलिंग में हम लोगों ने देखा था कि जब पी निगेटिव हो जाता था, मतलब अल्फा का वैल्यू 5 से ज़्यादा हो जाता था, अगर अल्फा का वैल्यू 5 से कम है तो हमारा सेल्फ लॉकिंग होगा। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत रहेगी जिससे कि हम लोअर करें, ठीक है ना, अपने मन से लोअर नहीं होगा। ऐसा तभी पॉसिबल है जब हेलिक्स एंगल कम हो। तो इस बिहाफ पर हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि दोनों तरफ अगर हम 10 ले लें तो 10 फाई हमारा म्यू बन जाएगा और ये 10 अल्फा हो जाएगा। तो म्यू का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए 10 अल्फा से, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। In general bearing, the radius of the friction circle increases with increases in फ्रिक्शन सर्किल क्या होता है, इसको पहले तो समझना चाहिए और फिर उसी बिहार पर हम ये बातें कर पाएंगे कि क्या एक्चुअल करेक्ट चीज़ें हैं इसमें। तो जर्नल बियरिंग में सबको पता होना चाहिए, जो बियरिंग होती है हमारी उसका डायामीटर ज़्यादा होता है कंपेयर टू द जर्नल, ठीक है ना। जर्नल कम डायामीटर का होगा और बियरिंग ज़्यादा डायामीटर की होती है, ठीक है। तो जब रेस्ट में है सिचुएशन, रेस्ट में है तो सिंपल सी बात है, इसका जो वेट है डब्ल्यू यहाँ वर्क कर रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन जो आ रही होगी वो ऊपर की तरफ आ रही होगी इस पॉइंट पर, ठीक है ना। ये रेस्ट सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। और अगर जब बियरिंग मूव करेगी या घूमेगी, सॉरी जर्नल घूमेगा बियरिंग के अंदर, जर्नल मान लो सपोज दैट यहाँ चला गया है, इस पॉइंट पर कांटेक्ट पॉइंट बना लिया, तो अब इस पॉइंट पर अगर कांटेक्ट बना लेगा तो सिंपल सी बात है ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, अभी ऊपर चढ़ रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है वो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स जस्ट कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी, ठीक है ना।
इसी तरह नॉर्मल रिएक्शन है, और ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स। अब एक बात देखो सब लोग, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो रिजल्टेंट रिएक्शन होगा वो आर होगा, और ये रिजल्टेंट रिएक्शन जो इसका खुद का पर्टिकुलर सेंटर था, वहां से ये डिस्टेंस लेके एक सर्किल खींचा जाता है, और इस सर्किल को ही हम कहते हैं फ्रिक्शन सर्किल। तो फ्रिक्शन सर्किल पर आर की जो एक्सेस होती है ये होती है टेंजेंट होती है ऑन फ्रिक्शन सर्किल। मतलब फ्रिक्शन सर्किल का जो डायामीटर है या फ्रिक्शन सर्किल का जो साइज है ये डिसाइड होगा आर की लाइन ऑफ एक्शन से, ठीक है ना। तो इसकी हम रेडियस कुछ मान लें, अगर सपोज दैट स्मॉल आर है और ये एंगल फाई होगा, इसको आपस में इस तरह मिला दें तो हम एक चीज समझ पाएंगे, गौर से समझना सब लोग, कि जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है आर के लिए तो वो ये कॉन्सेप्ट है, ये एंगल फाई होगा और ये आर होगा, और जो हमारा जर्नल का रेडियस है वो कैपिटल आर हम मान लेते हैं, सपोज दैट, सॉरी हमने आर जनरल के लिए सपोज दैट आर डैश मान लिया है, जर्नल, ये जर्नल का रेडियस है, रेडियस है ये, और ये फ्रिक्शन सर्किल की रेडियस, रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्किल। तो इस फॉर्मेट में अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमें साइन फाई याद आएगा, और साइन फाई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया आर, हाइपोटेन्यूज हो गया आर डैश, तो आर बराबर आर डैश साइन फाई हो जाएगा। बट एक बात ध्यान दो सब लोग कि जो फाई बहुत छोटा है अगर, तो साइन फाई को हम 10 फाई भी लिख सकते हैं, बात समझ गए, और 10 फाई को हम लोग म्यू लिख सकते हैं। तो आर बराबर क्या आ गया यहाँ से हमारा म्यू इंटू आर डैश। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन सर्किल की जो रेडियस है वो ना तो लोड पे डिपेंड करती है ना किसी चीज पे डिपेंड करती है, वो केवल दो पैरामीटर पे डिपेंड करती है, एक म्यू और एक आर डैश, और आर डैश है जर्नल का रेडियस और फ्रिक्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया नहीं गया है, बस रेडियस ऑफ जर्नल दिया गया, तो हम बी पे टिक लगा देंगे। दैट इज आवर कॉन्सेप्ट। विद अ डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी 2.2 किलो न्यूटन, अ रोलर bearing can operate at 600 rpm for 2000 hours. Its maximum radial load is, इसमें करेक्शन है यहाँ पर 2.2 किलो न्यूटन की जगह पर 22 किलो न्यूटन है, ठीक है, उसको मैं करेक्शन करा दे रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना। अब हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम रेडियल लोड, जब डायनामिक लोड कैपेसिटी हमें दिया गया है, डायनामिक लोड कैपेसिटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज दी 22 किलो न्यूटन, और हमारे पास जो रेटेड लाइफ है एल, और रेडियल लोड हमें पेपर में पूछा गया, रेटेड लाइफ हमें पता नहीं है तो वो निकाल लेंगे, रेटेड लाइफ कितना होता है 60 इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, इंटू जो लाइफ है इन आवर्स डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 6, और ये मिलियंस में आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला होता है रेटेड लाइफ को मिलियन में निकालने का, मिलियन रिवॉल्यूशन में, लाखों की रिवॉल्यूशन में जब हमें निकालना है तो 60 इंटू, ठीक है, 600 आरपीएम होगा, 2000 आवर्स है,
डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 6। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2000 इंटू 600 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 6 हो जाएगा 72 मिलियन रिवॉल्यूशन। तो ये हमारा रेटेड लाइफ आ गया और हम फॉर्मूला जानते हैं रेटेड लाइफ का, एल का, c बाई पी की पावर k होता है। ये याद रखना है सब लोगों को। जहां पर c सबको पता होना चाहिए, दैट इज द रेटेड लाइफ, वो भी किसमें, इन मिलियन रिवॉल्यूशन में, और p इज द रेडियल लोड, c है हमारा डायनामिक लोड कैपेसिटी, और k हमारा अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग होता है। k का वैल्यू 3 भी होता है और k का वैल्यू 10.3 मतलब 10/3 भी होता है। समझ गए सब लोग? तो अगर बॉल बियरिंग है तो ये लेंगे और रोलर है तो 10/3 लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो बियरिंग जो दिया गया है, हमें रोलर बियरिंग दिया गया, रोलर बियरिंग, तो फॉर्मूला लगा दो, हमारा पी का वैल्यू निकल जाएगा। 72 इज इक्वल टू सी 22 किलो न्यूटन है, पी की पावर हो गई 10/3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इधर की तरफ 72 की पावर चढ़ा देंगे 3/10 में, ठीक है ना। तो आ जाएगा 3.607 बराबर 22 डिवाइडेड बाई पी, और इसका इन्वर्स ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 22 से, तो आ जाएगा 6.09 किलो न्यूटन, that is the radial load. We will consider the 2.2 here because 2.2 is kilonewton load. So by this we will get 0.609 kilonewton. उसको 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 609 आ जाएगा, 609.9 किलो न्यूटन या 610 न्यूटन हमारा आंसर होगा, न्यूटन ना कि किलो न्यूटन, ठीक है। तो आंसर हमारा जो सही होगा वो क्या होगा, 610 न्यूटन, डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट सुटेबल बियरिंग फॉर द कैरिंग वेरी हैवी लोड्स विथ स्लो स्पीड इज। तो ध्यान रखना, जब भी स्लो स्पीड पर हैवी लोड की बात करेंगे तो वहां पर हमारा जो आंसर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग होता है, बिकॉज हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो लेस होता है, बट लोड जो होता है वो क्या होता है बताओ, हैवी होता है। जैसे कि जो हमारी बॉल मिल्स हैं जो पावर प्लांट वगैरह में यूज करी जाती हैं, तो पावर प्लांट वगैरह में जो बॉल मिल्स यूज करते हैं हम लोग, वहाँ पर जो बियरिंग यूज होता है वो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग होता है, क्योंकि वहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा होता है और स्पीड क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है ना। पावर प्लांट हो गए, सीमेंट प्लांट हो गए, वहाँ सब जगह पर हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग का ही यूज करते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसमें हमें एक्सटर्नल प्रेशर की रिक्वायरमेंट रहती है हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में, पंप वगैरह हमें लगाना पड़ता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनामिक। हाइड्रोडायनामिक में यही चीज़ बदल जाती है, स्टार्टिंग टॉर्क वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो जो डिस्कस करना था मुझे इसमें तो वो क्या है बताओ, हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग हम लोग यूज करते हैं। द बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर डिपेंड्स अपॉन विच। बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर एक तरह का हमारा डायमेंशनलेस नंबर होता है, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, और होता है वो जेड इंटू एन डिवाइडेड बाई पी। तो ये बियरिंग प्रेशर है और जेड हमारा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, और एन है हमारे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन सेकेंड, ठीक है। तो इस बिहाफ पर विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है, और बियरिंग प्रेशर पे डिपेंड करता है, जेड एन बाई पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ जनरल बियरिंग 60 mm इन डायमीटर 90 mm इन लॉन्ग रन्स एट 450 rpm और हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन हैज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। सारी चीज़ें दी गई हैं हमको। जेड का वैल्यू दिया गया 0.06 किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड, या इसको पास्कल सेकेंड भी बोलते हैं। डायमेट्रिकल जो क्लियरेंस है, सी का वैल्यू 0.1 mm है,
और जो दूसरी चीज़ दी गई है वो क्या है बताओ? डायमीटर ऑफ द बियरिंग दिया गया है 60 mm, लेंथ दिया गया है 90 mm, और जो एंडेस है 450 RPM, और बियरिंग प्रेशर हमसे क्या करा जा रहा है, पूछा जा रहा है। याद रखना यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को समरफोल्ड नंबर यूज करना पड़ता है जब भी कोई बियरिंग प्रेशर निकालना है। तो समरफोल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है पता हो सबको? पहले तो ZN/P ब्रैकेट में D/C का होल स्क्वायर। लेकिन समरफोल्ड नंबर जब पेपर में ना दिया गया हो तो वहाँ पर हम डायरेक्ट समरफोल्ड नंबर का जनरली फॉर्मूला वैल्यू यूज करते हैं, और समरफोल्ड नंबर की वैल्यू होती है 14.3 × 10⁶। बट एक चीज़ ध्यान देना, जब जब समरफोल्ड नंबर की तुम वैल्यू यूज करोगे, ये 10⁶ में बहुत बड़ी वैल्यू आती है, और उस समय जो n हम यूज करते हैं वो n नहीं होता है, n डैश होता है इन RPM। यही हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो रिमेंबर रखना है। वैसे जनरली हमेशा n RPS में होता है, ठीक है ना। और जब 14.3 × 10⁶ वैल्यू लेके करेंगे तो वहां पर हमें इसे RPM में लेना रहेगा। तो Z हमारा हो गया 0.06, और n डैश हमारा RPM में दिया गया है तो RPM में रहने देंगे, कोई छिड़खानी नहीं। 60 mm है, क्लियरेंस 0.1 mm है का होल स्क्वायर। अब इस चीज़ को लेके सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से, बियरिंग प्रेशर जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा P इज इक्वल टू 0.68 Nm² स्क्वायर, ठीक है। सो आंसर वैल्यू ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब जब 14.3 × 10⁶ वैल्यू नहीं ली जाएगी समरफोल्ड नंबर की, ध्यान रखना इस समरफोल्ड नंबर की वैल्यू जब जब 14 समरफोल्ड नंबर की जब जब वैल्यू n हमेशा n रहता है, n डैश तभी रहेगा जब समरफोल्ड नंबर 14.3 × 10⁶ दिया जाएगा, ठीक है। Power transmitted by the belt is maximum when the maximum tension in the belt is, that is the whole derivation. So you have to remember this formula कि जो टेंशन होता है वो 3 टाइम्स सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बराबर होता है, मैक्सिमम टेंशन, ठीक है ना। अगर टेंशन मैक्सिमम टेंशन 3 टाइम्स सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के है तो उस समय जो पावर होगी वो पावर मैक्सिमम पावर होगी। तो ये याद रखना। और डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत ईजी है। क्या होता है कि जब रोटेशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है तो रस्सी में टेंशन T1 T2 नहीं रह जाता है, फिर वहाँ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, और उस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की वजह से जो हमारा पावर होता है T1 - T2 × V, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। और वो कब मैक्सिमम होता है वो डिपेंड करता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकाल लेते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ निकल के आती है। तो रिमेंबर रखना इसको। Which of the following condition is true for the uniform wear theory? अब जो हमारी दो थ्योरी होती हैं, क्लच में भी हम यही पढ़ेंगे और बियरिंग्स में भी यही पढ़ते हैं, दो थ्योरी पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी और यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी जो होती है हमारी, उसमें हम हमेशा जो फोर्स है प्रेशर फोर्स इनटू जो आर रेडियस है उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। जबकि यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अलावा अगर हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की बात करें तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है। So according to this the answer will be P × R = constant, ठीक है। तो होपफुली सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कशन किया है, कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा नहीं बताई जा सकती थी बिकॉज उसको हम लोग मेन कोर्स में डिस्कस करेंगे, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कैसे 3Tc के बराबर होता है ना। समरफोल्ड नंबर पे और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर सकते थे। तो जितना है उस पर मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि जो क्वेश्चन हैं उनको आप लोग जरूर से जरूर नोट डाउन करें और अपनी तरफ से इसको करने की कोशिश करें, ठीक है। और क्विज में जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें जिससे कि आप और अच्छा इनहेंस कर सकते हैं। थैंक यू, जुड़े रहें आरटीजे डिजिटल के साथ।